नमस्कार, चार का वार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। चार के बाद में सबसे पहले आज बात होगी जोशीमठ शहर पर आए संकट की। वहां दहशत का माहौल है, सरकार अलर्ट हो चुकी है। पूरी खबर आपको आगे बताऊंगी विस्तार से, लेकिन अगली खबर आपको बताएंगी मेरे सहयोगी शिखा। नमस्कार, चार के वार में बहुत स्वागत है आपका। साथ में आपके शिखा ठाकुर। आपको मैं बताऊंगी दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच मचे घमासान की पूरी खबर विस्तार से आगे। अगली खबर बताएंगी मेरी सहयोगी अमृता गर्ग। तो नमस्कार, आपके साथ चार के बार में मैं हूं अमृता गर्ग और आपको बताऊंगी खबर झारखंड से। गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड के चाईबासा में विरोधियों पर हमला बोला है और पूरी खबर आपको विस्तार से भी बताऊंगी, लेकिन उससे पहले अगली खबर आपको बताएंगी मेरी सहयोगी आयुषी शेखावत। बिल्कुल, नमस्कार, चार के बार में मैं हूं आपके साथ आयुषी शेखावत और आपको बताऊंगी खबर असम की। वहीं परिसीमन की तैयारी चल रही है। असम में परिसीमन के हर पक्ष की जानकारी देंगे, पूरी खबर विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहली बड़ी जानकारी जो है वो आपको बताएंगी मेरी सहयोगी पूजा। बिल्कुल, देखिए जोशीमठ में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, मकानों में दरारें मोटी होती जा रही हैं। इससे लोगों में बहुत ज्यादा दहशत बढ़ रही है और इस बीच केंद्र सरकार ने भू धसाव मामले पर अध्ययन के लिए एक समिति का गठन कर दिया है। उधर सीएम धामी भी वहां पर पहुंचे, प्रभावित इलाकों का दौरा किया और लोगों को पूरी तरह से मदद का भरोसा दिया है। रिपोर्ट देखिए। जोशीमठ में तबाही की आशंका तेज, घरों में बढ़ी दरारें, सड़कें भी लगी फटने। सरकार अलर्ट, लोग ढूंढ रहे ठिकाना। खतरे में जोशीमठ, हो जाए न जमीन दोज। जोशीमठ शहर के कई घरों की दीवारों और इमारतों में दरारें लगातार मोटी होती जा रही है और ऐसा पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रहा है। अब तो दीवारों को चीरकर पानी भी बहने लगा है, जमीन धंस रही है, सड़कें भी फटने लगी है। इससे लोगों की चिंता बढ़ गई है, लोग दहशत में हैं। सालों से रह रहे लोग अपने आशियाने छोड़कर पलायन करने को मजबूर हैं। लोगों के चेहरों पर दर्द साफ झलक रहा है, चेहरे पर आंसुओं का सैलाब है। घर छोड़ने से परेशान है, लेकिन दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। 2-3 दिन के अंदर सर जो भी हुआ है ये इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि अब यहाँ पे सर रहना मुश्किल हो गया है। घरों में जो है ये सारे जो है दरारें पड़ रही है और खेतों में और जो है नीचे पानी निकल रहा है। यहाँ पे अभी घर पर जा नहीं सके, घर टूटने बैठ गए। हर रोज हालात बिगड़ते जा रहे हैं। तबाही की दहशत के बीच पहला हादसा सामने आया। सिंघधर वार्ड स्थित एक मंदिर गिर गया। जोशीमठ में लगातार भूधसान जारी है। ये मंदिर देख सकते हैं, मंदिर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, नीचे गिर चुका है और ये कुल देवता जो एक परिवार है उनके कुल देवता का मंदिर है जो कि इस धसान में ध्वस्त हुआ है। जोशीमठ में मकानों में दरार आने के बाद स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया जा रहा है। ऐसे में सरकार की ओर से लोगों को राशन उपलब्ध कराया गया। हालात बिगड़ते देख राज्य और केंद्र सरकार हरकत में आ गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ पहुंचे, प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और पीड़ित परिवारों से भी मिले। उन्होंने कहा कि प्राथमिकता लोगों की जान बचाना है। चूंकि तात्कालिक स्थिति में ये आपदा आई है, तो इस आपदा में हमारा सबसे पहला काम तो यह है कि सभी को हम कैसे सुरक्षित कर पाएँ, जो जान माल की सुरक्षा हो। और जो नुकसान हुआ है, क्योंकि उसके लिए हमारे भूवैज्ञानिक बहुत सारी संस्थाओं के इस पर अपना अध्ययन कर रहे हैं और अध्ययन करने के बाद ही पता लगेगा कि आखिर किन कारणों से ये हो रहा है। लेकिन अभी हमारी प्रायोरिटी है कि जिन घरों पर ये खतरा आया हुआ है, जहाँ भी दरारें पड़ी हुई हैं, उन सभी को सुरक्षित स्थानों पर निकालें, उनको सुरक्षित करें। पीड़ितों के लिए पुनर्वास केंद्र, पीड़ितों को 4,000 रुपए महीने, मकान के किराए के लिए मिलेंगे 4,000 रुपए, 6 महीने तक कहीं और रहने के लिए मिलेगी मदद। जोशीमठ में हमने अभी स्थानीय हालातों को देखते हुए और जो कई क्षेत्रों में भूधसाव हो रहा है और मकानों में भी दरारें आई हैं, तो उसको देखते हुए अग्रिम आदेशों तक समस्त निर्माण कार्यों पर अभी हमने रोक लगा दी है।
हालात पर पीएमओ की लगातार नजर है। केंद्र सरकार ने जोशीमठ में जमीन धंसने की घटना को लेकर कमेटी गठित की है। ये सीमित घटना और इसके प्रभाव का अध्ययन करेगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने कमेटी गठित की। कमेटी में जल आयोग, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और स्वच्छ गंगा मिशन के प्रतिनिधि शामिल रहेंगे। 3 दिन के अंदर समिति रिपोर्ट सौंपेगी। बस्तियों, हाईवे, बुनियादी ढांचे और नदी प्रणाली पर भूधसाव के प्रभावों का पता लगाएगी। अब तक 600 से ज्यादा घरों में दरार आ चुकी है। शहर में दहशत का माहौल है। स्पेशल टीम पूरे मामले का जायजा ले रही है और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस सुरक्षा बल को अलर्ट मोड पर रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और इसी बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है। जोशीमठ में जमीन धंसने का मामला सामने आया। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है ये मामला। सुप्रीम कोर्ट में मामले को लेकर के याचिका दाखिल की गई है। ये एक बड़ी जानकारी। सुप्रीम कोर्ट में मामले को लेकर याचिका दाखिल की गई। जोशीमठ के घरों में दरार आने का मामला पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है। पिछले नवंबर से ही तमाम घरों में दरारें पड़ रही हैं। इसको लेकर के मुख्यमंत्री आज वहां पहुंचे, पुष्कर सिंह धामी। उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया। इसके साथ ही ग्राउंड जीरो पर जाकर घर घर पहुंचकर स्थानीय लोगों से उनकी मुलाकात भी हुई। तस्वीरें आपके सामने लगातार भारत 24 आपको बड़ी कवरेज दिखा रहा है, महा कवरेज। और अब सुप्रीम कोर्ट में मामले को लेकर के याचिका दाखिल की गई है। मेरे सहयोगी अक्षय राय मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अक्षय, आज वहां पर पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, उन्होंने जायजा लिया, हवाई सर्वेक्षण किया, फिर लोगों से मुलाकात भी उनकी हुई। अब फिलहाल वहां क्या अपडेट, क्योंकि विशेषज्ञों की टीम भी वहां पहुंची हुई है? देखिए, विशेषज्ञों की टीम से आज बैठक भी पुष्कर सिंह धामी ने की है, लोगों से मुलाकात भी की है। लेकिन कुछ लोग हैं जो पुष्कर सिंह धामी से नाराज भी दिखे हैं, खास करके मारवाड़ी। जो अभी मैं लौट कर आया हूं, वहां के लोगों का कहना है कि पुष्कर सिंह धामी को यहां भी पहुंचना चाहिए था, लेकिन वहां नहीं पहुंचे। हालांकि पुष्कर सिंह धामी ने लगभग, अगर देखा जाए तो कई जो यहाँ पर वार्ड हैं वहाँ के लोगों से मुलाकात की, उनको आश्वासन दिया कि सरकार उनके साथ है और हर संभव मदद की जाएगी। उनका साफ तो करना है कि आप लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। सरकार कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द आपको आवास मिल सके, उसके लिए प्रयास जारी है। सर्वे टीम लगी हुई है, जो भी हर संभव मदद सरकार कर सकती है वो करेगी। लेकिन इसी बीच जो मारवाड़ी के लोग हैं उनका आरोप है कि पुष्कर सिंह धामी को यहाँ पहुँचना चाहिए था, क्योंकि वो भी प्रभावित हैं। और क्योंकि निचला इलाका है जोशीमठ का, मारवाड़ी में दरारें बहुत ज़्यादा हैं, पानी का जो रिसाव है वो घरों से हो रहा है। ऐसे में वो लोग अब ये प्लानिंग कर रहे हैं कि सरकार के खिलाफ धरने पर बैठा जाए। लेकिन जिस तरह से पुष्कर सिंह धामी ने लोगों से बात की है, चर्चा की है, तमाम लोग भावुक भी हुए हैं। लेकिन सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। जानकारी ये भी मिल रही है कि सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंच चुका है। क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने के बाद वहां के स्थानीय लोगों को राहत मिल पाएगी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का मामला देखा जाए तो कोर्ट पूरे मामले का संज्ञान लेगी। वो केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को नोटिस जारी कर सकती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये होगी कि किस तरह से उस मामले को आगे बढ़ता है। लेकिन फिलहाल तो मामला सरकार के पक्ष में है। सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जवाब जरूर देना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ याचिका अगर दाखिल हुई है तो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के लोगों को जल्द से जल्द राहत मिलनी चाहिए। ये सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल अक्षय, लोगों को जल्द से जल्द राहत मिले और इसी को लेकर के सरकार भी पूरी तरीके से सजग है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब अगली खबर बताएंगे मेरे सहयोगी अमृता गर्ग। बिल्कुल, अब बात करते हैं दिल्ली में हुए चुनावों की और उसके बाद हुए पूरे घमासान की। दिल्ली मेयर के चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने हैं और कल शुक्रवार को सदन की कार्यवाही स्थगित होने पर आज दोनों पार्टी के नेता एक बार फिर से एक्शन मोड में दिखे। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के नेता फुल एक्शन में नजर आए। तस्वीरें आप इस वक्त दो अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक और जहां आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के एलजी हाउस के बाहर प्रदर्शन किया, तो वहीं बीजेपी ने भी बापू की समाधि राजघाट पर प्रदर्शन किया। और दूसरे ओर आप देख सकते हैं किस तरह से तख्तियां इनके हाथों में हैं। एक दूसरे पर यहां इल्जामों की बौछार करते दिखे दोनों दल और जमकर नारेबाजी हुई। एमसीडी चुनाव के बाद मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में ठन गई है। इस मसले पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है।
शुक्रवार को सदन की कार्यवाही स्थगित होने पर शनिवार को दोनों पार्टियों के नेता एक बार फिर से एक्शन में दिखे। एमसीडी हाउस सिविक सेंटर में बवाल के बाद आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी सड़क पर उतर आई। राजघाट में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। इनके हाथों में पोस्टर भी थे। इन पोस्टर्स में लिखा था, आम आदमी पार्टी संवैधानिक व्यवस्था तोड़ना बंद करो। इस दौरान बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। केजरीवाल साहब की दिल्ली में पहली बार एमसीडी में सरकार और सत्तारूढ़ जो दल है वो गुंडागर्दी मचाए, ये अपने आप में बहुत ही आपत्तिजनक है, बहुत शर्मनाक है। इसी बीच बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला। मेयर चुनाव के दौरान जिस तरह से आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने हंगामा किया, उस पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी जोरदार हमला किया है। केवल बड़े बड़े बोल हैं, काम बिल्कुल कच्चन है, कोई काम ही नहीं। लॉट ऑफ साउंड, नथिंग ऑन ग्राउंड। बहुत आवाज मगर जमीन पे कुछ नहीं। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी एलजी हाउस के बाहर प्रदर्शन किए, उपराज्यपाल के खिलाफ नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं और पार्षदों ने हाथों में तख्तियां ले रखी हैं, जिसमें लिखा है कि संविधान की हत्या बंद करो। विरोध प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी के विधायक आतिशी भी मौजूद रही। उन्होंने उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर हमला किया। हम एलजी साहब पे ये स्पष्ट आरोप लगा रहे हैं कि वो संविधान की, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी लोकतांत्रिक संवैधानिक तरीके से एमसीडी का चुनाव जीत के आई है। हमारी सरकार एमसीडी में बननी चाहिए, लेकिन एलजी साहब बीजेपी की चोर दरवाजे से सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उपराज्यपाल के खिलाफ आतिशी भले ही आरोप लगा रही हों, लेकिन शुक्रवार को मेयर चुनाव के दौरान जिस तरह से हंगामा बरपा, उस मामले में बीजेपी ने आतिशी के वीडियो जारी कर पार्षदों को भड़काने का आरोप लगाया। शुक्रवार को दिल्ली में मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव होने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही सिविक सेंटर में हंगामा हो गया। चुनाव से पहले धक्का मुक्की और हाथापाई हुई। दोनों पार्टियों ने इसके लिए एक दूसरे पर आरोप लगाए और अब सड़क पर उतरकर खुद को पाक साफ बताने में जुटे हैं और दोनों संविधान की दुहाई भी दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो दिल्ली में किस तरह से हंगामा बरपा और आज किस तरह से आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर नजर आए, आपने देखा। और अब बात मिशन पूर्वोत्तर की करेंगे और आपको पूरी खबर बताएगी मेरी सहयोगी आयुष। जी बिल्कुल अमृता, मिशन पूर्वोत्तर के बाद अब गैर बीजेपी शासित राज्यों में अमित शाह ने मिशन 2024 का बुगल फूंक दिया है। झारखंड में अमित शाह के हुकार से विपक्षी खेमे में खलबली मच गई और झारखंड के चाईबासा में अमित शाह ने आज एक विशाल रैली को संबोधित किया। रैली में बीजेपी कार्यकर्ताओं का हाई जोश देखकर अमित शाह खुश हो गए। चाईबासा में अमित शाह के मंच पर आते ही पूरा मैदान जय श्री राम के नारे से गूंज उठा और इसके बाद अमित शाह ने रैली में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने भ्रष्टाचार और आदिवासियों के मुद्दे पर हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला। राज्य का मुख्यमंत्री तो आदिवासी है, इस राज्य का मुख्यमंत्री तो जनजाति का है, मगर ये सरकार आदिवासियों की विरोधी सरकार है मित्रों, विरोधी सरकार है। इस सरकार के समय में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंचा है। इस सरकार के समय में बिचौलिए, दलाल और आदिवासियों का जमीन हड़पने वालों के समय आ गया। माताओं, भाइयों, बहनों, यहां पर नौकरी के नाम पर युवाओं को धोखा दिया, शिक्षा के नाम पर नई निहालों को धोखा दिया, खतियान नीति के नाम पर आदिवासी समाज को धोखा देने का काम किया।
तो आपने देखा किस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने हेमंत सरकार को घेरा और ऐसे में अगली खबर की ओर आगे बढ़ेंगे जो आपको बताएंगी मेरी सहयोगी पूजा। और बिल्कुल निर्वाचन आयोग असम में विधानसभा और लोकसभा सीटों का परिसीमन करने की तैयारी में है। इस बारे में निर्वाचन आयोग ने 27 दिसंबर को जानकारी दी थी। इसके बाद असम मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय से आंकड़े जुटाने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। निर्वाचन आयोग ने कहा कि इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे, लेकिन आयोग ने अभी तक इसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं की है। हाल ही में जम्मू कश्मीर में परिसीमन किया गया, जिसमें लगभग 2 साल का समय लगा है। उधर असम मंत्रिमंडल में भी 31 दिसंबर को एक बड़ा फैसला लेते हुए विधानसभा और संसदीय सीटों के लिए परिसीमन शुरू करने की चुनाव आयोग की समय सीमा में एक दिन पहले 4 जिला का मौजूदा जिलों में विलय किया गया और इसके साथ ही 14 स्थानों पर फिर से सीमाएं तय करने का फैसला किया गया और साथ ही असम में 35 की जगह अब 31 जिले हो गए। देखिए, निर्वाचन क्षेत्रों में वोटर की संख्या लगभग आपने देख ली। अब आपको बताते हैं असम में विधानसभा और संसदीय सीटों के परिसीमन की जरूरत क्यों है। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन समय समय पर करते रहना जरूरी होता है। इससे विधानसभा और लोकसभा की हर सीट पर मतदाताओं की संख्या लगभग बराबर रखना सुनिश्चित करने में मदद मिलती है। इसके पीछे का मूल मकसद ये होता है कि हर एक वोट का वैल्यू एक समान बना रहे, चाहे वो किसी भी निर्वाचन क्षेत्र या राज्य में डाला गया हो। किसी राज्य में परिसीमन के दौरान जनसंख्या के अलावा वहां की भौगोलिक स्थिति, प्रशासनिक इकाइयों की सीमा और उनका आपस में जुड़ाव पर भी विचार किया जाता है। समय समय पर निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन जरूरी। निर्वाचन क्षेत्रों में वोटर की संख्या लगभग बराबर रखने में मदद मिलती है। परिसीमन का जो मूल मकसद होता है वो होता है वोट वैल्यू समान रखना। परिसीमन में जनसंख्या, भौगोलिक स्थिति, प्रशासनिक इकाइयों की सीमा पर भी विचार होता है। इसी के साथ संविधान के अनुसार हर जनगणना को लेकर के किस तरीके से परिसीमन बहुत जरूरी हो जाता है, इसकी जानकारी भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चलिए अब आपको ये भी बताएंगे कि आखिर इसका प्रावधान क्या होता है, किस प्रावधान के तहत असम में परिसीमन कराने की पूरी तैयारी की गई है, इसे भी आप समझिए। दरअसल जनप्रतिनिधि कानून 1952 की धारा 8A के तहत निर्वाचन आयोग अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और नागालैंड की विधानसभा और लोकसभा की सीटों का परिसीमन करवाता है। इस धारा के तहत कहा गया कि यदि राष्ट्रपति परिसीमन कराए जाने वाले क्षेत्र में मौजूदा हालात को परिसीमन के लिए अनुकूल मानते हो और संतुष्ट हो तो परिसीमन करवाया जा सकता है। इस धारा के तहत 28 फरवरी 2020 को राष्ट्रपति कार्यालय से एक आदेश के जरिए कहा गया कि प्रदेश के सुरक्षा हालात में काफी सुधार हुआ। इसके साथ ही 4 राज्यों में परिसीमन का रास्ता भी साफ हो गया। यह परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर कराया जा रहा है, जबकि 2011 में कराई गई जनगणना के ताजा आंकड़े भी मौजूद है। उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि ऐसा क्यों है। संविधान के आर्टिकल 170 के अनुसार निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन 2001 में जनगणना के आंकड़े पर ही होगा और परिसीमन में 2001 के आंकड़े का इस्तेमाल तब होगा जब तक कि 2026 के परिसीमन के बाद जनगणना का पहला आंकड़ा ना आ जाए। अब जम्मू कश्मीर के मामले में परिसीमन में 2011 की जनगणना के आंकड़े का इस्तेमाल हुआ था, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून 2019 में परिसीमन के लिए 2011 की जनगणना के आंकड़ों को परिसीमन का आधार बताया गया था। तो असम में परिसीमन का विपक्ष ने भी समर्थन किया है। हालांकि इसके कुछ तरीकों पर सवाल उठाए गए हैं। 2011 की जनगणना के आंकड़े होते हुए भी 2001 की जनगणना के आधार पर परिसीमन को लेकर यह बड़ा सवाल खड़ा किया गया है और साथ ही परिसीमन के समय को लेकर भी विपक्ष ने सवाल उठाए। इसी बीच वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए भारत 24।